सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ियों से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार किया। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी रेवड़ियों का वादा करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पार्टीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि मामलों पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई है और इन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस पर सीजेआई ने कहा, हम इसे देखेंगे। तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 नवंबर 2022 को कहा था कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा सकती है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार देने के वादों का विरोध किया गया है। पृथ्वी पहल को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस पहल में शामिल योजनाओं में जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली, सेवाएं, महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन एवं प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान, क्रायोस्फीयर अनुसंधान, भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं आउटरीच शामिल है। वहीं भारत और मॉरिशस संयुक्त रूप से एक छोटा उपग्रह विकसित करेंगे। अगले साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा इसे लॉन्च करने की तैयारी है। भाजपा ने ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर बंगाल सरकार को घेरा। बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमले को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सत्ता में बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भाजपा ने ममता बनर्जी के त्यागपत्र और हमले में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के साथ साथ जांच एजेंसी के अधिकारियों से माफी मांगने को भी कहा। राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों पर उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल नेता शाहजहां शेख के समर्थकों ने जानलेवा हमला कर दिया और उनके वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया। घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बंगाल में राजनीतिक मामलों के लिए भाजपा के सहप्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, बंगाल इस तरह अराजक है, राज्य में तृणमूल सरकार का बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। भाजपा नेता ने कहा कि सैकड़ों पुरुष और महिलाएं नारे लगाते हुए मौके पर जमा हो गए और अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस बात की आशंका है कि जो लोग जांच एजेंसी के अधिकारियों पर हमला करने गए थे उनमें से कई अवैध प्रवासी हैं। उन्हें वोट बैंक के रूप में काम करने के लिए स्थानीय तृणमूल नेताओं द्वारा संरक्षण दिया गया है। और जयपुर में 3 दिवसीय डीजीआईजी सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानूनों को लागू करने के लिए ट्रेनिंग और तकनीक बेहद जरूरी है। औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अमल में लाने के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी उन्नयन दोनों बहुत जरूरी हैं। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए कानूनों को लागू करने के लिए एसएचओ से लेकर डीजीपी तक की ट्रेनिंग और थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक में तकनीक के उन्नयन पर बल दिया। उन्होंने 2023 में नए कानूनों और नई शिक्षा नीति को अमित शाह ने देश के अमृत काल में प्रवेश करने की दिशा में अहम बताया है। अमित शाह ने फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड पर हो रहे सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश को सुरक्षा के लिए नई उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। और रेलवे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए अमेरिकी एजेंसी से करार हुआ है। रेलवे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अमेरिकी एजेंसी के साथ समझौते को मंजूरी दी है। इसके तहत भारतीय रेलवे को रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के जरिए ऊर्जा बचाने के साथ ही मिशन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। समझौता के तहत रेलवे के सहयोग के लिए ऊर्जा मंत्रालय और अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिलकर एनर्जी प्लान बनाने वाले हैं। और चुनावी साल में हाई स्पीड पर रहेगा हाईवे निर्माण। पिछले 9 साल में देश में सड़क निर्माण में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है कि 4 लेन हाईवे द्वारा 2.5 गुना बढ़ गया है। इसका परिणाम यह है कि 2 लेन से कम सड़कें अब केवल 10% रह गई हैं, जो 9 साल पहले 30% थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बुनियादी ढांचे के विकास के अपने एजेंडे को धार देने के लिए इस चुनावी वर्ष में 10,000 किलोमीटर से अधिक के हाईवे निर्माण के ठेके देने जा रहा है। मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को लेखा जोखा देते हुए बताया कि 2014 यानी केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज संभालने के बाद से नवंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की वृद्धि दर्ज हुई है। 2014 में यह 91,287 किलोमीटर थी, जो अब 1,46,1145 किलोमीटर हो चुकी है। मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक 6,217 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया है और उसे इस वित्तीय वर्ष में 13,800 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा हो जाने का
भरोसा है। और सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी यादव को झटका, मानहानि मुकदमे में गुजरात से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को झटका देते हुए उनकी याचिका को 22 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। तेजस्वी यादव ने याचिका में अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को गुजरात के बाहर खासतौर से दिल्ली में ट्रांसफर कराने की मांग की है। क्या केस तेजस्वी के बयान केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। सिब्बल ने कोर्ट से तेजस्वी यादव के द्वारा की गई टिप्पणियों को वापस लेने पर एक हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा, मगर जस्टिस एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले को 22 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। भारत में कोरोना के मामले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोविड संक्रमण के कुल 761 नए मामले सामने आए। इससे पहले कल यानी गुरुवार को महामारी के 760 मामले सामने आए थे। इस दौरान 12 लोगों की संक्रमण से जान भी चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना के सक्रिय मामलों में काफी कमी आई है। सक्रिय मामले घटकर 4,423 रह गए हैं। गुरुवार को देश भर में कुल 4,334 एक्टिव केस थे। इसरो की एक और बड़ी सफलता, फ्यूल सेल फ्लाइट का किया गया सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल इसरो ने शुक्रवार को फ्यूल सेल फ्लाइट का सफल परीक्षण कर डाला है। इसरो ने शुक्रवार को उसने अंतरिक्ष में इसके संचालन का आकलन करने और भविष्य के मिशनों के लिए एक सिस्टम के डिजाइन करने की सुविधा के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए ईंधन सेल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। इस तकनीक की मदद से ईंधन रिचार्ज किया जा सकता है और इससे कोई उत्सर्जन भी नहीं होता है। अंतरिक्ष में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पीने के लिए पानी के लिए यह तकनीक बेहतरीन मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान वैसे तो मार्च के पहले पखवाड़े में होना है, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग उससे जुड़ी तैयारियों में जुट गया है। आयोग इस सिलसिले में 7 जनवरी से राज्यों का दौरा भी शुरू कर देगा। फिलहाल इस दौरे की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों से होनी है, जहां 7 से 10 जनवरी के बीच वह तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की चुनावी तैयारियों को परखेगा। आयोग की इस पहल को लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वैसे किसी भी चुनाव के ऐलान से पहले आयोग तैयारियों को जांचने के लिए उन सभी राज्यों का दौरा करता है। इस दौरान वहां स्थानीय प्रशासन के साथ ही वहां के राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक होती है। इस दौरान उनकी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों, दिक्कतों को चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के दौरान ध्यान रखा जाता है। इस दौरान राज्यों में होने वाली परीक्षाओं, त्योहारों आदि की जानकारी जुटाई जाती है। सूत्रों की माने तो आयोग पहले चरण में 7 से 10 जनवरी को अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तैयारियों की जांच करने वाला है। और उत्पादन से पहले ही किसानों से सरकार जो है दाल खरीद लेगी। किसानों को दाल बेचने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार उपजने से पहले ही दाल की खरीदारी करेगी। कृषि क्षेत्र में गुरुवार को बड़े परिवर्तन की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद, भुगतान के लिए नेफेड एवं NCCF द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने वादा किया कि उत्पादन से पहले ही इस पोर्टल पर रजिस्टर करने वाले किसानों की दलहन का मूल्य उनके खाते में सीधा पहुंचेगा। यह पीएम मोदी की गारंटी है। दलहन में आत्मनिर्भरता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों के किसान दाल की खेती के लिए भूमि के आकार का रजिस्ट्रेशन कराकर निश्चिंत हो सकते हैं कि उनकी उपज MSP पर ही खरीदी जानी है। और मणिपुर से लेकर मुंबई तक गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस ने गुरुवार को अपनी भारत न्याय यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मार्च को अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। यह यात्रा 14 जनवरी से पूर्वोत्तर भारत से पश्चिमी तट तक शुरू होने वाली है। जयराम रमेश के अनुसार भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को हिंसा प्रभावित मणिपुर की राजधानी इम्फाल से दोपहर 12 बजे शुरू होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी पोस्ट की। ब्यूरो रिपोर्ट,